टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाने के लिए आपको जरूरत होती है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, दैट इज AS 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग AS 13 को पहले डील करेंगे और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इनफैक्ट हम लोग पूरी बात AS 13 के रिस्पेक्ट में ही कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पढ़ने के लिए आपको पैरेलली पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS 13। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। इन्वेस्टमेंट उस एसेट को कहा जाता है जिसे आप एक्वायर करते हो इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आप उससे रेगुलर इनकम अर्न करोगे। यानी क्या ये कहा जा सकता है कि इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर डिबेंचर्स एक कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं? नहीं, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट होता है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आपने जो इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं, डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ना होके सिर्फ एक ट्रेडिंग एसेट हो, वो सिर्फ आपके लिए एक ट्रेडिंग एसेट हो। अगर आपने एक इक्विटी शेयर कंपनी का परचेज किया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि अगर इसमें 50 पैसा 1 रुपए की भी प्राइस इंक्रीज होती है और हम उसे तुरंत बेच देंगे, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिंग एसेट है। आपके लिए एक पर्टिकुलर एसेट इन्वेस्टमेंट तभी कहलाता है जब आप उसे इस ऑब्जेक्टिव के साथ होल्ड करते हो कि हम इससे रेगुलरली इनकम कमाएंगे। अगर शेयर इस ऑब्जेक्टिव के साथ खरीदा जाए कि आप उस पर डिविडेंड कमाओगे, डिबेंचर इस ऑब्जेक्टिव के साथ खरीदा जाए कि आप उसकी इंटरेस्ट इनकम को अर्न करोगे, तब ये सब कुछ क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। यानी वही इक्विटी शेयर रिलायंस कंपनी का आपके लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, और मेरे लिए जब हमने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे तो हो सकता है मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट न हो, वो मेरे लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग एसेट हो। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम रिलायंस कंपनी के शेयर को 100 रुपए का खरीदते हैं और अगर 10 मिनट बाद भी 100 रुपए 25 पैसे का रेट मिलता है तो हम तो बेच के निकाल देते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए वो इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आप तो रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसे होल्ड करते हो, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इससे रेगुलरली रेवेन्यू इनकम जनरेट करेंगे, डिविडेंड वगैरह कमाएंगे। तो अब आपके लिए वही एसेट क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लिखिए इन्वेस्टमेंट are asset held by an enterprise with the objective to earn regular income in the form of डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। और कैपिटल एप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो एसेट होती है जो एक एंटरप्राइज इस ऑब्जेक्टिव के साथ एक्वायर करता है कि हम उससे रेगुलर इनकम अर्न करेंगे। जैसे शेयर्स पे अगर आपका डिविडेंड ऑब्जेक्टिव है तो शेयर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर डिबेंचर्स आपका ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट कमाना है तो फिर इंटरेस्ट और डिबेंचर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, बिल्डिंग परचेज कर रखी है, और आपका ऑब्जेक्टिव उस बिल्डिंग से रेंटल इनकम कमाना है, देन इट इज योर इन्वेस्टमेंट। और या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, हमने शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए के, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, 100 रुपए से 125, 150 रुपए, 200 रुपए हो जाएगी, तब उसे उठा के बेचेंगे। तो अभी भी शेयर आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। हमने लैंड बिल्डिंग इस ऑब्जेक्टिव के साथ एक्वायर किया है कि जब इसकी कैपिटल वैल्यू बहुत इनहांस हो जाएगी
तब हम इसे बेचेंगे, तो भी ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप कोई एक एसेट परचेज करते हो और आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे भी कुछ भी मुनाफा हो जाएगा तुरंत बेच देंगे, तो फिर वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके लिए ट्रेडिंग एसेट है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करेंगे तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। वन इज टेंजिबल इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इसमें ए लिख रहे हैं टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विच हैज physical substance of their own is known as tangible investment, such as land and building. वो इन्वेस्टमेंट जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे कहा जाता है टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। क्या आप कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेप्ट को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट से मेयरली रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिन इन्वेस्टमेंट के लिए सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, मतलब उसके एक मीडियम को बनाना पड़ता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट those investment which do not have physical substance of their own and are represented merely by certificate, it is known as intangible investment. For example, equity share, preference share, debenture, etc. सेकेंड बेसिस लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करें तो इन्वेस्टमेंट कहलाती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरीके की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ए करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। Those investments
which are purchased with the objective to hold for not more than 12 months, it is known as current investment. अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करते हो विद द ऑब्जेक्टिव कि आप इसे 12 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं करोगे तो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें आप होल्ड करना कितने पीरियड के लिए चाहते हो? अप टू 12 मंथ। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 12 मंथ पे वो करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉट मोर देन 12 मंथ का मतलब ही क्या हुआ? लेस देन इज इक्वल टू 12 मंथ। मतलब एग्जैक्टली 12 महीने है तो भी करंट इन्वेस्टमेंट है, 12 महीने से कम है तो करंट इन्वेस्टमेंट है, और 12 महीना एक दिन है या उससे अधिक है देन विल कॉल इट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी डेफिनेशन तो बड़ी अच्छी सी है, इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट करंट इन्वेस्टमेंट is known as long term investment। वो इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम इसे अदर वे अराउंड भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड विथ द ऑब्जेक्टिव to hold for more than 12 months is known as long term investment। चलिए पहले इतनी बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अभी बात की इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल सब्सटेंस अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, वन इज टेंजिबल एंड द अदर इज इनटेंजिबल। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो मेयरली सर्टिफिकेट से रिप्रेजेंट की जा सकती है। आप इक्विटी शेयर्स को देख सकते हो, छू सकते हो नहीं। तो जो इन्वेस्टमेंट आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वैसी सारी इन्वेस्टमेंट आपकी इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर्स, बैंक में एफडी आप कराते हो, ये सब कुछ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। फिर होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसे आप 12 महीने तक ही होल्ड करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जिसे आप 12 महीने से अधिक होल्ड करना चाहते हो। चलिए अब हम आपको इन्वेस्टमेंट कैसे परचेज कर रहे हैं, कब बेच रहे हैं, ये बताएंगे। आपको बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, हमने आज एक इन्वेस्टमेंट खरीदा। हमने आज एक इन्वेस्टमेंट खरीदा विद द ऑब्जेक्टिव टू होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। हम 5 साल तक इसे रखना चाहते हैं। ठीक है, हमने रिलायंस कंपनी के आज शेयर खरीदे 100 रुपए के, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम इसे 5 साल तक अपने पास कम से कम रखेंगे। लेकिन हमने 15 दिन बाद ही उस रिलायंस कंपनी के शेयर को, 100 रुपए वाले शेयर्स को 120 रुपए के रेट से बेच दिया, सिर्फ 15 दिन बाद ही। जानना आपसे ये चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट रिलायंस कंपनी का मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट को नाम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जिस ऑब्जेक्टिव के साथ परचेज करते हो उसके बेसिस पे देते हो, ना कि एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है? विद द ऑब्जेक्टिव टू होल्ड। आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ होल्ड करते हो ये डिटरमिन करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। क्योंकि जरा सोचने की कोशिश कीजिए,
अगर बच्चा पैदा जिस दिन होता है उस दिन उसका नामकरण किया जाता है, या जब उसकी एज पूरी हो गई, जब उसकी डेथ हुई तब उसका नामकरण किया जाएगा? जब बच्चा पैदा होगा तब उसका नामकरण किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप जिस दिन एक्वायर करते हो उस दिन आपको क्लासिफाई करना है एज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या बेच के खत्म कर दिए तो फिर क्लासिफाई करोगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? जिस दिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है हमें उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है तो क्लासिफाई करना होता है एज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। जब बेच दिए तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, फिर थोड़ी ना क्लासिफाई करने की जरूरत है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर उसके नाम का क्या मतलब कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो जरा सोचिए, 15 दिन बाद जब आप बेच दिए थे इन्वेस्टमेंट तो हम थोड़ी ना उसका नामकरण कर रहे हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। वो तो इन्वेस्टमेंट जिस दिन एक्वायर किए थे उस दिन हमें उसका नाम लिखना है कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट बिक गई उसके बाद हमें उसके नामकरण की जरूरत ही नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है मेरे पास तो हम किसको कहने जाएंगे कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? जब इन्वेस्टमेंट होती है तब आपको बताना होता है कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। और जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था रिलायंस कंपनी के शेयर, उस दिन हमें थोड़ी ना मालूम था 15 दिन के बाद हम शेयर बेच देंगे। हमने तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ खरीदा था कि इसका लंबा वैल्यू, जब बड़ी वैल्यू मिलेगी, कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? बेच देंगे। अरे 100 रुपए अगर लगाए जाएं तो आज मार्केट रेट के हिसाब से तो 5 साल में 10% आपको कितना मिल जाएगा? अगर हमें 5 साल की भी बात करें तो 100 रुपए का हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 150 रुपए मिल जाएगा। और 15 दिन के अंदर मेरे 100 रुपए के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई थी? 120। नियरली 2 साल का रिटर्न है। आज आप बैंक में एफडी भी कराने जाओगे तो 9%, 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यानी आपको तो 20% का रिटर्न आ रहा है 15 दिन में, जो नियरली 2 साल के रिटर्न के बराबर है। और 15 दिन में अगर हमें 20% का रिटर्न आएगा तो कौन सा ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो अपने ऑब्जेक्टिव को तुरंत चेंज ना कर दे? बिल्कुल चेंज कर देगा। हम इस ऑब्जेक्ट के साथ जरूर खरीदे थे कि हम उसे 5 साल तक होल्ड करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसे 5 साल तक होल्ड करेंगे, हम उसे तुरंत भी बेच सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी डिटरमिन करता है कि आप इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। कभी कभी हम एक इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि उसे तुरंत बेच देंगे, ठीक है, वो मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। हमने 100 रुपए के रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे इस ऑब्जेक्ट के साथ कि 15-20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर इसको बेच देंगे, ठीक है, या आज 6 महीने में बेच देंगे, 8 महीने में बेच देंगे, साल भर के अंदर अंदर बेच देंगे। हमने रिलायंस कंपनी के शेयर इस ऑब्जेक्ट के साथ खरीदे कि हम इन शेयर्स को साल भर के अंदर अंदर बेच देंगे। हमने 100 रुपए के जो शेयर खरीदे थे, साल भर तक उसका रेट 60 रुपए के आसपास ही घूमता रहा, वो 100 रुपए तक नहीं आया। और इस वजह से हमें कम से कम 15 साल तक उस शेयर को रखने पड़े। हमें 15 साल तक शेयर को रखने पड़ गए क्योंकि उसकी कीमत ही हमको वापस से नहीं मिली। बताइए, क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? शॉर्ट टर्म है। हम तो हर दिन तैयार खड़े हैं कि जहां रेट मिलेगा वहीं बेच देंगे। ऑब्जेक्टिव तो क्या है मेरा? शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और ये तो होल्डिंग कैसे बन जा रही है? होल्डिंग तो बन जा रही है ऑटोमेटिकली, हम कितने दिन होल्ड कर ले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि हमें वो रेट ही नहीं मिल रहा है जिसपे हम बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज द कंप्लीट होल्डिंग पीरियड विच यू डिटरमिन एज एन ऑब्जेक्टिव, जो आपके इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन को डिटरमिन करती है। एक्चुअल होल्डिंग पीरियड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर क्लासिफाइंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर ली करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और इनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत तब होती है जब ये इन्वेस्टमेंट आपके पास होते हैं। और जिस समय ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास होते हैं हम ये देखते हैं कि इन्हें होल्ड करने का मेरा ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा है, ठीक है। हेडिंग दीजिए एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स। इन्वेस्टमेंट में आपको किन किन टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखनी है तो हमें बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना होगा, तो उन सभी को एक एक करके देखते जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा ब्रोकरेज। इसमें बहुत कुछ आपको नहीं कहना पड़ेगा, हमें मालूम है, सबको ये बात पता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, जब आप बेचते हो तो ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। जब हम इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करते हैं तो ब्रोकरेज के खर्चे को जोड़ देते हैं, और जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो अपनी नेट प्रोसीड को जानने के लिए ब्रोकरेज के खर्चे को घटा देते हैं। यानी अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, 1 रुपए खर्चा लग जाता है खरीदने में, तो इन्वेस्टमेंट कितने की कहलाती है? 101 रुपए की।
और अगर उसी इन्वेस्टमेंट को आप 120 रुपए का बेचते हो और बेचते समय फिर 1 रुपए का खर्चा लग जाता है, तो हम इन्वेस्टमेंट की नेट रियलाइजेशन कहते हैं 119 रुपए की। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, लिख लीजिए इसे। ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट is added to the cost of investment and brokerage paid at the time of sale of investment is deducted from sale proceed। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर। आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है और बदले में कैश नहीं पे किया, आपने बदले में क्या दिया है, अपने इक्विटी शेयर। अपने इक्विटी शेयर का मतलब ये हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहा है वो कंपनी है, उन्हीं की बात हो सकती है, क्योंकि इक्विटी शेयर कौन इश्यू करती है, सिर्फ कंपनी इश्यू कर रही होगी। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक कंपनी एक्वायर कर रही है और बदले में वो कैश देने की बजाय क्या दे रही है, अपनी कंपनी के शेयर्स दे रही है। तो इस कंपनी ने लैंड एक्वायर की, बिल्डिंग एक्वायर की, हो सकता है दूसरे कंपनी के शेयर लेना भी तो क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। किसी दूसरे कंपनी के शेयर ले रही है और बदले में क्या दे रही है, अपने शेयर दे रही है। लैंड एंड बिल्डिंग ले रही है लेकिन बदले में क्या दे रही है, अपने शेयर दे रही है। लेने वाली चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे हो सकता है दूसरे कंपनी के शेयर ले रही हो, दूसरी कंपनी के डिवेंचर ले रही हो, लैंड एंड बिल्डिंग ले रही हो, लेकिन बदले में क्या दे रही है, अपने शेयर्स दे रही है। अगर एक कंपनी बदले में अपने शेयर्स देती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के बदले में, तो ऐसे में जो एसेट आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जितने रुपए का शेयर्स दिया गया है, वो वैल्यू होती है आने वाले इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड shall be fair value of equity share given up। Example, acquired land market value, acquired land market value 20 lakh, कंसिडरेशन का मतलब होता है आपने पे क्या किया इसके लिए। कंसिडरेशन इशूड 1 लाख शेयर, फेस वैल्यू ₹10, मार्केट वैल्यू ₹18। कंपनी ने क्या किया है, लैंड एक्वायर किया है जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए की है। कंसिडरेशन बदले में दिया क्या है, अपने 1 लाख शेयर इशू कर दिए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 18 रुपए है। ठीक है, आपको ये बताना है कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पे कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां पे लैंड जो एक्वायर कर रही है। ठीक है,
इस इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या है, कंपनी कितने रुपए पे इस लाइन को रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स में, कितने रुपए पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, जितने रुपए की वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है, कितने रुपए की इक्विटी शेयर इशू कर रही है, 18 लाख रुपए की, 1 लाख शेयर 18 रुपए की वो इशू कर रही है, 18 लाख रुपए लैंड की कीमत कहलाएगी। आपने लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर गिवन अप। ठीक है, आपको फेस वैल्यू नहीं लेना है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में हमने लिख दिया लैंड इज इक्वल टू 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 18 लाख। बताइए अगर यहां 18 रुपए की जगह मार्केट वैल्यू 22 रुपए होता तब क्या होता, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तब क्या होती, 22 लाख रुपए हो जाती। ठीक है, अगर यहां मार्केट वैल्यू शेयर का 25 रुपए होता तो लैंड की वैल्यू कितनी कहलाती, 25 लाख रुपए कहलाती। चलिए अब आपको इंटेलिजेंटली फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या अंतर होता है ये समझाने जा रहे हैं। हालांकि प्राइमा फेसी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता तो आप फेयर वैल्यू बोल दोगे, मार्केट वैल्यू बोल दोगे, इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन दोनों में टेक्निकली बात की जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। अगर फेयर वैल्यू इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी बड़ी चीज है, तो मार्केट वैल्यू बस इतनी बड़ी चीज है। अगर ये मार्केट वैल्यू है तो ये इतना बड़ा क्या है, फेयर वैल्यू। मतलब अगर हम किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू बोलने की बजाय फेयर वैल्यू बोल दे तो काम चलेगा। हाँ, फेयर वैल्यू के अंदर ही मार्केट वैल्यू आता है। अगर आप कहीं पे मार्केट वैल्यू बोलने की बजाय फेयर वैल्यू बोल दोगे तो चलेगा, लेकिन जहां पे फेयर वैल्यू बोला जाता है, जहां पे आपने फेयर वैल्यू बोला है, क्या उसकी जगह पे मार्केट वैल्यू हमेशा बोल दे तो चलेगा? नहीं, फेयर वैल्यू का एक हिस्सा मार्केट वैल्यू भी हो सकता है और दूसरा हिस्सा मार्केट वैल्यू नहीं भी हो सकता है। फेयर वैल्यू एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, मार्केट वैल्यू एक नैरो कॉन्सेप्ट है। समझिएगा इस बात को। बताइए अगर हम ये कहते हैं इस बिल्डिंग की क्या कीमत है, इस बिल्डिंग की क्या कीमत है, तो अगर हम इस तरीके से खड़े हो जाएं छत पे और पूछना शुरू कर दें इस बिल्डिंग की क्या कीमत है, तो एक हो सकता है कीमत लगाए, चलो ठीक है 2 करोड़ रुपए लगाते हैं। और दूसरा हो सकता है लगा दे 2.25 करोड़ रुपए, तीसरा हो सकता है लगा दे 2.5 करोड़ रुपए, चौथा 3 करोड़ लगा सकता है, 3.5 करोड़ भी लगा सकता है, 4 करोड़ भी लगा सकता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी फ्लक्चुएशन है, 2 करोड़ से लेके हम 4 करोड़ तक की बात कर गए। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी के शेयर की बात करते हैं। रिलायंस कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे 856 रुपया 55 पैसा, और आप ही नहीं सब कोई यही कहेगा, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में पता करोगे इस समय मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, वो अगर 856 रुपया 55 पैसा होगा तो 856 रुपया 55 पैसा ही हर कोई कहेगा। क्या इस बिल्डिंग के लिए कोई ऐसी कीमत हो सकती है कि इसकी कीमत है 2,56,972 रुपया 55 पैसा? नहीं, और ना ही कोई ऐसी बात करता है। ठीक है, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू की बात कही जा रही है वो फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है नॉर्मली किस वैल्यू पे ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में इसका एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इसका ट्रेड किया जाए तो नॉर्मली किस वैल्यू पे ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, बताइए इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में हम मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में क्या बोलना होगा? फेयर वैल्यू। अगर हम इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में फेयर वैल्यू बोलना चाहें तो बोल सकते हैं 815 रुपया 56 पैसा, 815 रुपया 55 पैसा रिलायंस कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू है, बोल सकते हैं। अगर नॉर्मली ट्रेड किया जाए तो इतने पे किया जा सकता है, बोला जा सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन हम ये कहें इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए है तो ये गलत होगा। इसकी फेयर वैल्यू 2.5 करोड़ है, देने वाला 2.5 करोड़ से ज्यादा दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, और हो सकता है 2.5 करोड़ का भी कस्टमर ना मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो आप इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू नहीं बोल सकते हो, इसके लिए क्या बोल सकते हो, फेयर वैल्यू। लेकिन इक्विटी शेयर के रिस्पेक्ट में जिसकी मार्केट में एक वैल्यू चल रही है उसके लिए आप क्या बोलते हो, मार्केट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई मेरी, 18 लाख रुपए। जितने रुपए की फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपने दे रखी है उसे हम क्या कहेंगे, आने वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। अदर देन इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर। आपने इन्वेस्टमेंट तो एक्वायर किया है नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए, मतलब नगद नहीं दिया, लेकिन अपने इक्विटी शेयर भी नहीं दिए, यानी कोई और ही एसेट दे दिया। ठीक है, अगर कैश में इन्वेस्टमेंट एक्वायर होता है तो वैल्यू क्या होती है, ये सिखाया नहीं जाता। 100 रुपए के आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी, 100 रुपए। 80 में खरीदा तो 80 रुपए। वैल्यूएशन की जरूरत कहां पे आ पड़ती है, जब वो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए होता है। तो अगर नॉन कैश कंसिडरेशन आपकी इक्विटी शेयर है तो वैल्यूएशन कैसे होगी, ये आपने सीख लिया। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन आपकी इक्विटी शेयर नहीं है, कुछ और दे रहे हो, हमने लैंड लिया बदले में बिल्डिंग दे दी, ठीक है, हमने इक्विटी शेयर लिए और बदले में क्या कर दिया, इक्विटी शेयर लेके बदले में अपने फर्नीचर्स दे दिए, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर्स लिए बदले में बिल्डिंग दे दी, तो ये बात हो रही है, इक्विटी शेयर आपने इशू नहीं किए हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होती है, इन्वेस्टमेंट shall be valued at fair market value, fair value of asset given up or fair value of asset acquired whichever is more clearly evident. Investment shall be valued at fair value of asset given up or fair value of asset acquired, whichever is more clearly evident. अगर आप एक एसेट ले रहे हो बदले में दूसरी एसेट दे रहे हो तो आने वाली एसेट की कीमत क्या होगी, जो एसेट आपने दिया है उसकी वैल्यू या फिर जो एसेट आपने पाया है उसकी वैल्यू, उन दोनों में से जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा क्लियर है आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, हमने मान लीजिए लैंड ली किसी की, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 5 लाख रुपए है और हमने बदले में डिवेंचर्स दिया अपना जिसकी वैल्यू है 4,95,500। तो जो लैंड आई है उसकी वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 4,95,500। बताइए लैंड वर्सेस डिवेंचर किसकी वैल्यू ज्यादा क्लियर होती है, डिवेंचर्स की। ठीक है, लैंड की वैल्यू ज्यादा क्लियर थोड़ी ना होती है, देने वाला 5 लाख भी दे सकता है, 4.5 भी लगा देगा और तीसरा कीमत कितनी लगा देगा, 5.5 भी लगा देगा। लेकिन जरा बताइए क्या डिवेंचर्स के साथ भी ऐसा होता है, नहीं, उसकी तो एक लगभग फिक्स मार्केट वैल्यू मार्केट में चल रही होती है। हो सकता है हमें बड़ी जरूरत है डिवेंचर्स को अभी तुरंत बेचने की, तो मार्केट प्राइस से 1 रुपया कम बेच देंगे, बहुत जल्दी पैसा चाहिए तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में प्राइस चल रही है डिवेंचर की 85 रुपया तो हम बेच रहे हैं 80 रुपया का, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन लैंड 85 लाख रुपए की 80 लाख में भी बिक सकती है और उसे 1 करोड़ में भी बिक सकती है। ठीक है, तो आपको देखना होगा किसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। लेकिन एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में एसेट गिवन अप या फिर एसेट एक्वायर्ड जिसकी भी वैल्यू कम होगी वही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये बात नहीं समझ में आएगी कि किसकी वैल्यू क्लियरली एविडेंट है, किसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, ये जब आप प्रैक्टिकल मार्केट में होते हो तब आपको समझ में आता है। हम कहेंगे 5 लाख रुपए की बिल्डिंग ले रहे हैं, बदले में 4,90,000 रुपए की लैंड दे रहे हैं, बताइए कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लियरली है, कोई समझ में नहीं आ रही है। कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लियर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम बिल्डिंग ले रहे हैं
लैंड दे रहे हैं, 5 लाख की बिल्डिंग ले रहे हैं, बदले में 4,90,000 की लैंड दे रहे हैं। कोई भी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट नहीं है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट में होते हो ना, तो आप बता सकते हो किसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। हो सकता है कि जो बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो वो एक बिल्डर बनाता है और एग्जैक्टली वैसी बिल्डिंग इतने में बेचता है, उसका फिक्स प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो जब आप मार्केट में होते हो तो आप समझ सकते हो कि किसकी प्राइसिंग ज्यादा अच्छी क्लियरली एविडेंट है। हो सकता है जो लैंड है उसी की वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट थी, पता चला कि वो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी वीडीए क्या कर रही है, प्लॉटिंग करा रही है और एक फिक्स रेट पे लैंड को सेल कर रही है, ठीक है। तो वहां पे तो लैंड की कीमत क्या है, एस्टैब्लिश्ड कीमत है, और ऐसे में आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो हम आपको एग्जाम के लिए लाइन लिखवा रहे हैं, क्या करना है आपको फॉर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जामिनेशन value of investment shall be value of asset given up or value of asset acquired whichever is less। एग्जाम में आपको क्लियरली एविडेंट थ्योरेटिकली देख के नहीं समझ में आएगा, जो वैल्यू लोअर होगी उसे आप यूज कर लीजिएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लिखिएगा आप। एक्वायर्ड लैंड फेयर वैल्यू 5 लाख, गिवन बिल्डिंग फेयर वैल्यू 4.5 लाख। बताइए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, लैंड। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज लैंड कितनी होगी, ये 4.5 लाख, जो दोनों में से कम है, ठीक है। एक्वायर्ड लैंड फेयर वैल्यू 5 लाख, गिवन बिल्डिंग फेयर वैल्यू 5.5 लाख। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, हाँ अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज लैंड इज ₹5 लाख। जो आपने एसेट दी या फिर जो एसेट आपने पाई उनमें से जो कम वैल्यू है वही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। अगर आप इक्विटी शेयर देते हो तो भी क्या ऐसा होता है, नहीं। अगर आप इक्विटी शेयर देते हो तो जितने का इक्विटी शेयर देते हो चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वही आपके एक्वायर किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है। फोर्थ पॉइंट, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट लिखवा रहे हैं, इसके बाद कम इंटरेस्ट लिखवाएंगे और दोनों के लिए बात आपको एक बार में समझाते हैं, फिर दोनों एक एक करके लिखते हैं। व्हाट इज दिस एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। आप अगर डिबेंचर्स खरीदते हो किसी भी कंपनी का, तो कंपनी पहले से आपको बताती है कि उस डिबेंचर्स की रिकॉर्ड डेट क्या है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है अगर आप उस दिन इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक कंपनी मान लीजिए डिबेंचर्स इशू कर रही है 100 रुपए के 10% वाले, और उसने रिकॉर्ड डेट बताया है 31 दिसंबर ईच ईयर।
कंपनी 1 जनवरी को डिवेंचर रेस कर रही है 100 रुपए के 10% वाले, और कंपनी कहती है हर 31 दिसंबर को मेरी रिकॉर्ड डेट होगी। तो इसका मतलब ये होता है कंपनी 100 रुपए के डिवेंचर का 10 रुपए वाला इंटरेस्ट कब देगी? हर साल 31 दिसंबर को देगी। ठीक है, लेकिन डिवेंचर्स तो मार्केट में फ्लोटेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं। तो होता क्या है कि हम अपने डिवेंचर्स बेच देते हैं, बीच में 1 जनवरी को हमने परचेज किया, कंपनी हमारे डिवेंचर पे इंटरेस्ट कब देगी? 31 दिसंबर को। लेकिन हमने तो 15 मार्च को ही अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया किसी और को। ठीक है, तो क्या कोई इंटरेस्ट हमें कंपनी से मिलता है? नहीं मिलता। हम 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं और 29 दिसंबर को 30 दिसंबर को बेच देते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को उसका ओनर कोई और होता है, वो 31 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट लेता है और अगले ही साल 1 जनवरी को तुरंत बेच देता है। मतलब बस इन्वेस्टमेंट उसने कितने पीरियड के लिए होल्ड किया? 30 तारीख को वो हमसे खरीदा है, 31 तारीख को उसकी होल्डिंग है, 1 तारीख को वो तुरंत फिर क्या करता है? बेच देता है। बताइए क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से? मिलेगा। और कितने पीरियड का? पूरे साल भर का इंटरेस्ट। कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप बीच में इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए होल्ड कर रखे थे। कंपनी ये देखती है रिकॉर्ड डेट के दिन किसके पास मेरी इन्वेस्टमेंट है और उसे वो क्या करती है? पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देती है। अगर कंपनी मान लीजिए इंटरेस्ट सेमी एनुअली देती है, अगर कंपनी इंटरेस्ट सेमी एनुअली देती है और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर रखा है कि एक बार हम देंगे 30 जून को और दूसरी बार देंगे 31 दिसंबर को, तो जिसके पास भी 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 10 रुपए। तो कंपनी अब 10 रुपए एक बार में नहीं देगी, 5 रुपया देगी 30 जून को और 5 रुपया देगी 31 दिसंबर को। आप अगर 30 जून से 2 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट खरीद लोगे, 30 जून को वो होल्ड करते हो और जुलाई की 2 तारीख को आप बेच दोगे, तो पता है आपको 5 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और हम 1 जनवरी से लेके 28 जून तक होल्ड करेंगे तो भी हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ये बात। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ये कहती है, AS 13 ये कहता है कि जब भी एक इंसान इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बेच देता है और कंपनी से इंटरेस्ट नहीं पाता है, तो वो जिस इंसान को बेचता है उससे इंटरेस्ट रिकवर कर लेता है। इंटरेस्ट या तो वो अलग से बोल के रिकवर करता है और या तो जो वो प्राइस कोट करता है उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। फिर से सुनिए, AS 13 ये कहता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि जब भी एक पर्सन इन्वेस्टमेंट को होल्ड करता है फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, जहां पे रिकॉर्ड डेट बीच में नहीं आई और उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिला, तो ऐसे में वो जिस भी पार्टी को अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करता है उससे उतने पीरियड का इंटरेस्ट ले लेता है जितना इंटरेस्ट उसका एक्रू हो चुका था। यानी अगर हम 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं और उसे 31 मई को बेच देते हैं, कंपनी तो कब देने वाली है? 30 जून को, लेकिन हमने तो 31 मई को बेच दिया, 5 महीने होल्ड किए, तो 5 महीने का जितना एक्रूड इंटरेस्ट बनता है हम उस पार्टी से रिकवर कर लेंगे जिस पार्टी को हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया है। इन्वेस्टमेंट आप जब सेल कर रहे हो तो आप पार्टी से अलग से इंटरेस्ट रिकवर कर रहे हो, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में जो प्राइस आपको मिलती है उसे कहा जाता है एक्स इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप सामने वाले से पैसा रिकवर करते हो और उसे इंटरेस्ट अलग से नहीं मांगते, तो ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में जो सेल कंसिडरेशन होती है वो क्या कहलाती है? कम इंटरेस्ट, कि उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, यानी आप तो इंटरेस्ट ले ही रहे हो। ठीक है, लेकिन हम तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो पता है हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं करना था अभी, हमें कहां से डिस्कशन करना है? इन्वेस्टर, खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ऐसे समझिए, अगर एक पर्सन इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करता है, ठीक है, जिस पर्सन से एक्वायर कर रहा है उसका इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट खरीदने वाला जिससे भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है उसे इंटरविनिंग पीरियड का एक्रूड इंटरेस्ट जितना हिस्सा पे जरूर करता है। अगर वो अलग से पे करता है इंटरेस्ट, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कहलाती है हमारी एक्स इंटरेस्ट, और अगर वो इंटरेस्ट मिला के इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में पे करता है तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? कम इंटरेस्ट। ठीक है ये बात। यानी आपको इन्वेस्टमेंट में से इंटरेस्ट के कंपोनेंट को हटा के ही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट डिटरमिन की जा सकती है। चलिए लिखते हैं अब इस बात को। When an investment is acquired
for which interest is separately paid. In respect of interest accrued to seller, the price of investment is called X interest. When an investment is acquired for which interest is separately paid in respect of interest accrued to seller, the price of investment is called X interest. अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हो और सेलर का इंटरेस्ट एक्रू हो रखा है और आप इंटरेस्ट अलग से पे कर देते हो, तो जितना इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहे हो वो प्राइस कैसी कहलाएगी? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. एग्जाम्पल, purchased 210% debenture from Mr. X on 1/5/2013. Purchased 210% debenture ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन 1/5/2013. ठीक है. रिकॉर्ड डेट 31/12/2013. Investment is purchased at the rate of rupees 125 and interest is separately paid. Compute cost of investment. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अगर सेपरेटली पे हो रहा है तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है? जितना आप पे कर रहे हो वो पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है. हम कितना पे कर रहे हैं? 125 रुपए के हिसाब से. तो 200 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 125, ये पूरी पूरी कॉस्ट ही है. कितना हो गया? 25,000 रुपए. 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो गई. अब यही जब हम लोग कम इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए अगर ये 125 रुपए कम इंटरेस्ट होता तो इसके अंदर से इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालते और बैलेंस क्या बनती? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट. आपको कॉस्ट हमेशा कैसी रखनी होगी? एक्स इंटरेस्ट. उसके अंदर अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है तो हटाना पड़ेगा, अगर पहले से ही हटा हुआ है तो कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है. तो ये एक्स इंटरेस्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा है तो उसकी वैल्यूएशन बड़ी आसान होती है. इंटरेस्ट का पैसा तो हम अलग से दे रहे हैं और जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है हमारी. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, कम इंटरेस्ट. समस्या कम इंटरेस्ट में है. ठीक है. यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट होती है उसके लिए आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ता है क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है कॉस्ट में. व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड फॉर विच interest is not paid separately. अगर इंटरेस्ट सेपरेटली पेड नहीं है तो क्या इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट के लिए पेमेंट की ही नहीं गई है? बिल्कुल नहीं.
इंटरेस्ट की पेमेंट तो हर हाल में हो रही है। या तो हम अगर बता के ले रहे हैं इंटरेस्ट का पैसा तो इसका मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर इंटरेस्ट के लिए अलग से नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी प्राइस हम ले रहे हैं वो इंटरेस्ट मिला के ले रहे हैं। इंटरेस्ट तो हर हाल में आ रहा है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये मानता है कि अगर किसी का भी इंटरेस्ट एक्रू हो चुका होता है तो वो रिकवर करता ही करता है, ठीक है। अलग से बोल के लेता है या फिर इन्वेस्टमेंट की प्राइस में मिला के ले लेता है, ठीक है। When investment is acquired for which interest is not paid separately in respect of interest accrued to seller, the price of investment is called cum interest. In such case, investment shall have to be made X interest. अगर वो कम इंटरेस्ट है तो उसे एक्स इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल की नंबरिंग कराइए ना तो ज्यादा आसानी रहेगी, हम बार बार रेफरेंस भी दे सकेंगे यूजिंग द अबव एग्जाम्पल। छोड़ दो वो सब, उसके पहले कोई मतलब वाले विशेष एग्जाम्पल थे नहीं, यहां से नंबरिंग शुरू कर लो। दिस एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। सपोज इन एग्जाम्पल 1, interest was not paid separately। अगर इंटरेस्ट एग्जाम्पल 1 में सेपरेटली पेड नहीं था तब निकालिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल पेमेंट कितनी की गई है, 125 रुपए की गई है। तो अब उसमें इंटरेस्ट अगर अलग से नहीं पे किया गया, इसका मतलब पे नहीं किया गया ये नहीं होता, जितना आपने पे किया उसके अंदर इंटरेस्ट भी पे किया है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, 100 रुपए का डिवेंचर, उसका 10%, ठीक है। ये 12 महीने का इंटरेस्ट होता है, और जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का। 1 मई को तो हम खरीद ही रहे हैं, तो जिससे हम खरीद रहे हैं उसका कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, इंटू 4/12 कितना हो गया, 3.33, ठीक है। कितने डिवेंचर्स पे, 200 डिवेंचर्स पे। एक काम करो, इंटू 200 कर लो ये पूरे में, और हो सके तो एक साथ मल्टीप्लाई करो पूरा, और फिर बताओ हमें। 100 रुपए का डिवेंचर, 10% उसका इंटरेस्ट, कितने डिवेंचर खरीदे हो, 200, 4 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कराए हैं। ठीक है, 667 रुपया। पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, राउंड फिगर कर लीजिए। 667 रुपए इंटरेस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी 200 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 125 माइनस 667 रुपए का इंटरेस्ट। तो ये हो गया 25,000 रुपए माइनस 667 रुपए उसमें इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 24,333। आई होप क्लियर है सबको ये।
एग्जाम्पल 3 लिखिएगा। परचेस्ड 500 10% डिवेंचर of ₹100 each at the rate of 120 कम इंटरेस्ट। रिकॉर्ड डेट 30 जून एंड 31 दिसंबर। टेस्ट ऑन 1 अगस्त। परचेज 500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 120 कम इंटरेस्ट ऑन 1 अगस्त। रिकॉर्ड डेट 30 जून और 31 दिसंबर है। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी? देखिए, एक्स इंटरेस्ट के लिए ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो तो जितना पे कर रहे हो वही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है। जो भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो कम इंटरेस्ट में है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। निकला आपका कितना आ रही है? चलिए हम कर रहे हैं, चेक कीजिए आपने ठीक किया कि नहीं। इंटरेस्ट के नाम की पेमेंट कितनी मानी जाएगी? इंटरेस्ट पेड। देखिए 500 डिवेंचर हैं 100 रुपए वाले। बताइए इंटरेस्ट एक्रूव 120 रुपए के हिसाब से कर रहा है या 100 रुपए के डिवेंचर पे इंटरेस्ट एक्रूव हो रहा है? 100 रुपए पे, ठीक है। 100 रुपए का 10%, ठीक है। 500 डिवेंचर 100 रुपए वाले जिसका 10%, तो 100 रुपए का 10% ये इंटरेस्ट है एक डिवेंचर का, इंटू 500 कर दिए तो 500 डिवेंचर का इंटरेस्ट। क्या महीने का? अब इसे पता है रिकॉर्ड डेट 30 जून और 31 दिसंबर है, तो आखिरी 30 जून को तो इंटरेस्ट मिला ही होगा जिससे आप परचेस कर रहे हो। तो इसे कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है? सिर्फ जुलाई। सिर्फ जुलाई 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। 1 अगस्त को तो आपने खरीद ही लिया, तो जुलाई 1 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, इंटू 1/12। ये हम उसको पे कर देंगे। कितना हो गया? 470। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है? एक्स इंटरेस्ट। और अब जैसे ही हम 417 हटाएंगे तो मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी एक्स इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख भी दिया हमने, एक्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदे हो? 120, तो 500 इंटू 120 माइनस 470 रुपया, 6,000, 60,000 माइनस 417, 59,583। कितनों ने ऐसा किया? ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक नोट लिखिए। कभी कभी इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज कर रखी है वो कम इंटरेस्ट की है या एक्स इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन बताता ही नहीं आपको। तो ऐसे में क्या एजम्पशन लेनी होगी हमें? हमें एजम्पशन हमेशा एक्स इंटरेस्ट ही लेनी होगी, ठीक है। लिखिए, इफ इट इज नॉट नोन whether investment purchased is come interest or X interest, we shall assume it to be X interest.
इनफैक्ट ये एक एजम्पशन नहीं है, ये प्रिजम्पशन है। आप समझते हो क्या डिफरेंस होता है एजम्पशन में और प्रिजम्पशन में? एजम्पशन का मतलब होता है हम कुछ और एज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ और एज्यूम कर सकते हो, लेकिन प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है हर कोई, ये प्री एज्यूम्ड है, हर कोई यही मानता है। ठीक है, तो ये एजम्पशन नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, दुनिया यही मानती है कि अगर हमने नहीं बोला है अलग से कि ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो उसे हमेशा क्या माना जाता है? एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अगर हमने आपको कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट नहीं बताया तो आपने इन्वेस्टमेंट जो परचेज कर रखा है वो एक्स इंटरेस्ट है, तो जो भी हम प्राइस बता रहे हैं वो सीधे सीधे क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सिक्स्थ पॉइंट लिखिएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हम आपको लिखवा पहले दे रहे हैं, हम प्री इन्वेस्टमेंट प्री एक्विजिशन डिविडेंड लिखवाएंगे, वो 7 पॉइंट पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड लिखवाएंगे। और हम जो लिखवा रहे हैं उसे बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत डालिएगा, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए जिस समय आप इनकी लाइनों को लिखोगे। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं वो ये लिखने के बाद अगर आपने समझने की कोशिश खुद से कर ली तो शायद मेरी बात फिर आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बस कॉपी कीजिए, ब्लाइंडली कॉपी कीजिए बिना दिमाग लगाए। आप ही अपने मन में कहते हो कि सर आप क्या सोचते हो, फिर आप इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में ये बात चलती है कि जब हम लोग कॉपी करते हैं तो दिमाग भी लगाते रहते हैं। लिखिए, इफ द इन शेयर्स वर परचेज्ड prior to the beginning of the year in which dividend is received, then the dividend on such shares is pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend is credited to the cost of investment.